विश्वास सारंग जी, हमारे स्कूली शिक्षा मंत्री और सामान्य प्रशासन मंत्री आदरणीय इंदर सिंह परमार जी, आज हमारे बीच में उपस्थित युवा अचीवर्स मेघदीप बोस जी, अनुभव दुबे जी, विवेक सागर जी, अरे अचीवर्स के लिए ताली वाली बजाओ जरा। प्रतीक संचेती जी, नरेंद्र जी, मयंक जी, और आज जिनको पुरस्कृत किया है उनके कामों के लिए अंकित लखेरा जी, कुमारी साक्षी भारद्वाज जी, शुभम चौहान जी, सायना कुरैशी जी, श्रुति तिवारी जी, सोयल पुरी जी, मुस्कान अहिरवार जी, और यहां भोपाल में और पूरे मध्य प्रदेश में वर्चुअली उपस्थित मेरे प्रिय भांजे और लाडली भांजियों, आप सबको नमस्कार। आज शहीद दिवस है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, उनके अनन्य सहयोगी क्रांतिकारी सुखदेव राजगुरु, आज उनका शहीदी दिवस है। 23 मार्च को ही अंग्रेजों ने इन क्रांतिकारियों को समय के पहले फांसी दी थी। आज अमर शहीद हेमू कालानी जी का भी जन्मदिन है। हम अपने इन शहीदों के चरणों में प्रणाम करते हैं, दोनों हाथ जोड़ के, शीश झुका के। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, अंग्रेजों ने कई चांदी की तस्तरी में रख के हमें आजादी भेंट नहीं की थी। हजारों क्रांतिकारी साथी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे झूल गए थे, और जब वे फांसी के फंदे चूमने जाते थे तो डर से उनके पैर नहीं कांपा करते थे, उनका कलेजा नहीं हिला करता था। उनके एक हाथ में गीता होती थी, उनके मुंह से भारत माता की जय के उद्घोष निकलते थे, उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पर जन्म लें, और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहे जब तक कि यह देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत माता आजाद ना हो जाए। क्रांतिकारी गाया करते थे, सरफरोशी की तमन्ना, देखना है जोर कितना, ये गाते थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, इन्हें सर्वोच्च बलिदान दिया। कभी कभी वो गाते थे कि हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमें भी मां बापों ने पाला था बड़े दुख सहकर। उनके भी माता थे, पिता थे, उनका भी परिवार था, लेकिन अपने देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया उनने। शहीद आजम सरदार भगत सिंह असेंबली में बम फेंका, मारने के लिए नहीं, उनका बहरे कानों को सुनाने के लिए बम के धमाके की जरूरत होती है। भगत सिंह भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने गिरफ्तार कराया अपने आप को। और जब भगत सिंह जी को फांसी की सजा हो गई, वो जेल में थे, 2 साल लगभग जेल में रहे, और जेल से छुड़ाने की योजना उनके क्रांतिकारी साथियों ने बनाई। मिलने पहुंचे और कहा कि हमने आपको जेल से छुड़ाने की पूरी योजना बना दी। भगत सिंह जी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया कि भगत सिंह को कायर समझते हो क्या? मैं मौत से डरता हूं? मित्रों ने कहा भगत सिंह कायर कैसे हो सकते हैं, लेकिन हमारी चिंता एक है कि एक भगत सिंह अगर फांसी लगने के कारण हमें छोड़ के चले गए तो इस क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा? भगत सिंह बोले
अरे फांसी लगेगी तो एक भगत सिंह मर जाएगा, लेकिन उसके रक्त की धार से हजारों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे जो तब तक लड़ेंगे जब तक कि देश स्वतंत्र नहीं हो जाता, भारत माता आजाद नहीं हो जाती। वो कैसे दीवाने थे, वो कैसे जुनूनी थे। मौत का खौफ नहीं, मरने का डर नहीं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, और हंसते हंसते फांसी के फंदों पे चढ़ गए। उनके त्याग, उनके तपस्या और उनके बलिदान के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ। लेकिन मेरे बेटा बेटियों, एक तकलीफ मेरे मन में है कि आजाद होने के बाद तत्कालीन सरकारों ने जब आजादी का इतिहास पढ़ाया तो हमें केवल एक खानदान के बारे में बताया गया। हिंदुस्तान को आजादी पंडित नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने दिलाई, गांधी जी ने दिलाई। मैं गांधी जी के योगदान को प्रणाम करता हूं। विश्व बंद है बापू, लेकिन हम भूल गए महारानी लक्ष्मीबाई को, हम भूल गए तात्या टोपे को, हम भूल गए नाना साहब पेशवा को, हम भूल गए वासुदेव बलवंत फड़के को, हम भूल गए लाला हरदयाल को, हम भूल गए खुदीराम बोस को, हम भूल गए अमर शहीद उधम सिंह को, हम भूल गए मदन लाल ढींगरा को, हम भूल गए दुर्गा भाभी को, हम भूल गए अशफाकुल्ला खान को, हम भूल गए सुखदेव को, हम भूल गए राजगुरु को, हम भूल गए शहीद आजम सरदार भगत सिंह को, हम भूल गए चंद्रशेखर आजाद को, हम भूल गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, हम भूल गए स्वतंत्र वीर सावरकर को, हम भूल गए टंटा मामा को, हम भूल गए भीमा नायक को, हम भूल गए रघुनाथ शाह को, हम भूल गए शंकर शाह को, हम भूल गए तिलका माझी को। अरे उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से मिली थी आजादी वतन और जगमगा रहे थे मकबरे उनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। इस देश को आजादी का इतिहास भी ढंग से नहीं पढ़ाया गया। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा आजादी के अमृत काल में अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने आजादी का सही इतिहास पढ़ाने का फैसला किया। और इंडिया गेट पे जाके देखो, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी है। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो। आज वो सारे क्रांतिकारी मध्य प्रदेश में देखो मेरे बेटा बेटियों, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, भीमा नायक, टंटा मामा, बिरसा मुंडा, सारे क्रांतिकारी जितने हमारे हुए, कुंवर सिंह हमारे, राणा बख्तावर सिंह, ठाकुर रणमत सिंह, आज सबकी प्रतिमाएं लगी है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। मैं नमर शहीदों को प्रणाम करता हूं। और आज शहीद दिवस पर जानबूझकर हमने युवा पंचायत रखी है। चंद्रशेखर आजाद जी के जन्मदिन पर हमने यूथ पंचायत रखी थी। और उसके बाद आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सुखदेव जी, राजगुरु जी, आज उनके बलिदान दिवस पर फिर ये पंचायत रखी है ताकि युवा इनसे प्रेरणा ले सके। बोलो ठीक है कि नहीं? उनके शहीद दिवस पर यूथ पंचायत, सब बताएं जोर से। और हमारी प्रेरणाएं स्वामी विवेकानंद की। मेरे बेटा बेटियों, आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद कहते थे तुम केवल 3.5 के हाथ के हाड़ मास के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो। और दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। और इसलिए यंग अचीवर्स हमारे सामने बैठे हैं जिनने कमाल और चमत्कार करके दिखाया है। मैं अपने सब बेटा बेटियों को आह्वान करना चाहता हूं, अपने आप को दीनहीन मत समझना। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मोह को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, और तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। ये युवाओं की ताकत है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, मेरे प्रिय बेटा बेटियों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली,
एक गौरवशाली, एक संपन्न और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। आपको याद होगा यूक्रेन में हमारे बच्चे फंस गए थे। यूक्रेन और रूस की लड़ाई में भारत के बच्चे फंसे। प्रधानमंत्री जी ने फोन उठाया, पहले रूस के राष्ट्रपति को लगाया, फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति को लगाया और कहा देखो मेरे बच्चे फंसे हैं भारत के, वो तिरंगा झंडा लेके निकलेंगे तब युद्ध रोक देना, मेरे बच्चों को सुरक्षित वापस लाना है। तिरंगा लेके हमारे बच्चे निकले तो रूस की तोपें भी बंद हो गई और यूक्रेन ने भी लड़ाई बंद कर दी। तिरंगा लहराते हुए भारत के बच्चे सुरक्षित निकल आए। ये आज का भारत है। प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत काल में आपको अमृत पीढ़ी कहा है। एक बात मामा बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता है, तुम अपने मम्मी पापा के तो बेटा बेटी हो ही, लेकिन केवल अपने मम्मी पापा के बेटे बेटी नहीं हो। मामा के भी भांजे भांजी हो कि नहीं? अरे हो कि नहीं? देखिए कोई भी बच्चे केवल माता पिता के बच्चे नहीं होते हैं, वो प्रदेश के भी बेटा बेटी हैं, वो देश के भी बेटा बेटी हैं। और अगर कोई बेटा बेटी गरीब घर में पैदा हो गया और उसमें टैलेंट और प्रतिभा है तो बताओ समाज को और सरकार को उसकी मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सब बताएं, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो हम उन बच्चों को अपने हाल पे नहीं छोड़ सकते। और इसलिए मेरे बेटा बेटियों कई योजनाएं हमने बनाई, लेकिन आज एक संपूर्ण यूथ पॉलिसी बनाई है हमने अपने बच्चों के लिए। युवा नीति, यूथ पॉलिसी। इस यूथ पॉलिसी में 10,000 सुझाव आए हमारे पास, जो कई आपने भेजे थे, आप जैसे बच्चों ने भेजे थे। उन 10,000 सुझावों के आधार पर भारतीय जनता युवा मोर्चे ने पूरी एक बहस चला के यूथ पॉलिसी का निर्माण में सहयोग दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हमको सहयोग प्रदान किया। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी ने, हमारी तकनीकी शिक्षा मंत्री आदरणीय श्रीमंत यशोधरा जी ने, हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास जी ने और हमारे शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी ने व्यापक पैमाने पर विचार विमर्श किया। और उस विचार विमर्श के बाद हमने बनाई है यूथ पॉलिसी। और यह युवा नीति आज लॉन्च की गई है। मेरे बेटा बेटियों, यह युवा नीति केवल कर्मकांड नहीं है, यह तुम्हारी जिंदगी बदलने का एक विनम्र प्रयास है, एक छोटा प्रयास है। इस युवा नीति में जो हमने लॉन्च की है, मेरे बेटा बेटियों, हमने इस नीति के उद्देश्य बताएं, उनको मैं फिर एक्सप्लेन भी करूंगा। सब ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हारे काम की चीज है। वो 10 उद्देश्य तो ये है कि एक ऐसे उद्यमी बने जो आत्मविश्वास के साथ जोखिम लेने को तैयार हो, आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था और संरचना के प्रति जागरूक हो, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, कृषि और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी हो, प्रतिभागिता की भावना से युक्त हो, समावेशी हो, न्यायपूर्ण हो, वैज्ञानिक स्वभाव और दृष्टिकोण से युक्त हो, तथ्यों के आधार पर युक्त निर्णय लेने में समर्थ हो, अपनी संस्कृति एवं अपने संस्कार के प्रति आदर के भाव से युक्त हो, राष्ट्र निर्माण एवं अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित हो, भविष्य में नेतृत्व प्रदान करने में भी वो समर्थ हो, शिक्षा और कौशल अर्जित कर रोजगार के योग्य हो, ऐसे युवा बनाना इस नीति का उद्देश्य है। और इसके कार्य क्षेत्र है नंबर 1 शिक्षा और कौशल, नंबर 2 रोजगार और उद्यमता, नंबर 3 स्वास्थ्य, नंबर 4 युवा नेतृत्व और सामाजिक कार्य, नंबर 5 खेल और फिटनेस, नंबर 6 कला संस्कृति, नंबर 7 पर्यावरण सुरक्षा और नंबर 8 समावेशन और समता। अब सबसे पहले शिक्षा। मेरे बेटा बेटियों, बेहतर शिक्षा देने के लिए और गरीब के बेटा बेटी को भी अच्छी शिक्षा देने के लिए हमने अभियान प्रारंभ किया है सीएम राइज स्कूल खोलने का। ऐसे स्कूल जो प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर हो। एक स्कूल की बिल्डिंग 30 करोड़ से लेके
38 करोड़ रुपए तक में बन रही है। वहां स्मार्ट क्लास, वहां लैब, वहां लाइब्रेरी, वहां स्विमिंग पूल, पढ़ने की प्लेग्राउंड, सारी व्यवस्थाओं से युक्त सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं। तेजी से उनके निर्माण का काम चल रहा है और उन स्कूलों के लिए बस लेने जाएगी और बस स्कूल के बाद घर पे छोड़ने जाएगी। इनसे हम ऐसे बच्चे जो पढ़ाई के हर क्षेत्र में आगे हो, वैसे बच्चे निकालने का प्रयास करेंगे। पीएम श्री स्कूल भी खुलने वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे वो बेटा बेटी, मैं दो चीजें बड़े गंभीरता के साथ कह रहा हूं, दो चीजें। एक, फीस का सवाल आता है। गरीब बेटा बेटी जिनकी आर्थिक आय कम होती है, पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा बनती है तो फीस। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, अभी मैंने आपके सामने हजारों बच्चों के खाते में, अकाउंट में फीस डाली है अलग अलग। हमने बनाई मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना और उसमें तय किया कि अगर आप में क्षमता है, अगर आप में प्रतिभा है, अगर आप में योग्यता है, अगर आप में टैलेंट है और आपके टैलेंट से आपका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, आईआईटी आईआईएम में होता है, अलग अलग क्लेट के माध्यम से किसी विधि महाविद्यालय में होता है, देश के किसी प्रतिष्ठित संस्थान में होता है, दुनिया के किसी प्रतिष्ठित संस्थान में होता है, तो तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ। अभी तक मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना की फीस भरने की आय की सीमा थी 6 लाख रुपया, लेकिन आज मैं उसको बढ़ा के कर रहा हूं 8 लाख रुपया। जिनकी थैंक यू देखिए, कोई बेटा बेटी इसके कारण मन में सोच कर रह जाए कि काश मेरे पास पैसे होते, मैं किसी बच्चे को निराश नहीं होने दूंगा। और आपको अपील करता हूं, मैं प्रदेश के बाकी बच्चों को भी अपील करता हूं, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में और उसको ठीक करने के लिए आपके कोई सुझाव हो तो मामा के पास भेज देना। हम उसके हिसाब से भी परिवर्तन जरूरी होंगे तो कर देंगे। बस तुम पढ़ते रहना। बोलो, मेहनत से पढ़ोगे? पीछे तक बताओ, मेहनत से पढ़ोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई बाधा नहीं रहने दूंगा, तुम्हारी जिंदगी में कोई कांटा नहीं रहने दूंगा। एक बात और, हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले कम सुविधाएं होती है। अब सीएम राइज स्कूल बना के हम उनको दूर करने का काम कर रहे हैं और उसके कारण जब कंपटीशन का मामला होता है तो सरकारी स्कूलों के बच्चे कभी कभी पीछे छूट जाते हैं, विशेषकर नीट के माध्यम से। बाद में बेटी, बाद में नीट के माध्यम से। मेरी बात सब सुन रहे हैं ना? पीछे तक बताओ, ध्यान से सुन रहे हो? अब नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में भर्ती होती है। कई बार सरकारी स्कूलों के बच्चे पीछे रह जाते हैं। सरकारी स्कूलों के कौन कौन है? हाथ उठाओ जरा, बड़ी संख्या है। अब देखो, एक काम हम कर रहे हैं, हम एक परिवर्तन कर रहे हैं। अब नीट के जो रिजल्ट आएंगे उसके आधार पर 2 मेरिट लिस्ट बनेंगी। एक मेरिट लिस्ट सामान्य बनेगी, उसके आधार पर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा। लेकिन दूसरी बनेगी, एक सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए हम बनाएंगे 5% का आरक्षण देके एक अलग मेरिट। विश्वास सारंग जी, इसको वर्कआउट करना है। सरकारी बच्चों को सरकारी स्कूल के बच्चे 5% सुरक्षित करना है, 95% एडमिशन होंगे। नीट की जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके आधार पर वो उसमें जो आगे सरकारी स्कूल के आ गए, बाकी 5% सरकारी स्कूल के बच्चों की बनेगी। बचे हुए उनमें जो सबसे आगे होंगे उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दे दिया जाएगा। बोलो ठीक है? तो मामा से बात करो ना, ठीक है?
डन। अब दूसरी बात, एक बात और देखो, अपन ज्यादातर घर में हिंदी बोलते हैं। हिंदी कौन कौन बोलते हैं? हाथ उठाओ। सभी बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी अपन पे लाद दी, अंग्रेजी लाद दी। अब अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है। जिनके खिलाफ लड़े हमारे क्रांतिकारी, उनको तो भगा दिया, अंग्रेज भग गए, लेकिन कांग्रेस ने अंग्रेजी लाद दी। का मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई सब अंग्रेजी में होगी। अब मुझे ईमानदारी से बताना, ज्ञान होते हुए भी, प्रतिभा होते हुए भी अंग्रेजी के कारण परेशानी महसूस करते हो कि नहीं? देखिए, ये बच्चों की आवाज है। अंग्रेजी इनके विकास में बाधा बन गई। मैं भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखने का विरोधी नहीं हूं। अंग्रेजी सीखे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंग्रेजी की बाध्यता हो कि अंग्रेजी में ही पढ़ो, ये अब नहीं होने देंगे। इसलिए मध्य प्रदेश में, बोलो ठीक है, और इसलिए मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी भाषा में भी की जाएगी, सारी पढ़ाइयां। और विश्वास सारंग जी, आने वाले समय में हिंदी की सीटें भी मेडिकल कॉलेज में रिजर्व कर दो, उनका भी रिजर्वेशन कर देंगे कि इसमें केवल हिंदी के ही बच्चे पढ़ेंगे। बोलो ठीक है? तो बोलो भारत माता की। देखो, मैंने जो जो कठिनाई तुम्हारी जिंदगी में देखी, उसको दूर करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। शिक्षा की गुणवत्ता सुधरे, इसके लिए मोहन यादव और इंदर सिंह जी लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा के बाद जॉब तो चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? नौकरी तो चाहिए, रोजगार तो चाहिए। और इसलिए एक चीज और, यशोधरा जी बैठी हुई है, यशोधरा जी और इनकी टीम पढ़ाई के साथ साथ कैसे कौशल उन्नयन का काम हो, कैसे काम हम सीखें, हाथ में कौशल हो। और इसलिए भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं हम, सिंगापुर के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर का ग्लोबल स्किल पार्क, जो इस साल चालू हो जाएगा। जहां जो बच्चे जाएंगे उनका प्लेसमेंट सुनिश्चित हो जाए, इसकी कोशिश होगी। लेकिन अब केवल भोपाल में नहीं, भोपाल के साथ साथ ग्वालियर में, जबलपुर में, रीवा में, सागर में, इन सब जगह भी ग्लोबल स्किल पार्क बनाए जाएंगे, ताकि गुणवत्तापूर्ण व्यवसायिक शिक्षा हमारे बच्चों को मिल सके। रोजगार एक बड़ा सवाल है मेरे बेटा बेटियों, और इसलिए रोजगार के बारे में मेरी बात ध्यान से सुनना। नंबर एक, रोजगार के लिए सरकारी नौकरियां। इस साल 1,24,000 पदों पर हम भर्ती कर रहे हैं। लगभग 50,000 भर्तियां हो गई है और बाकी भर्ती का क्रम। अरे आई लव भांजे और भांजी। अब दूसरी चीज, अब दूसरी बात सुनो बेटा बेटियों। दूसरा, निवेश से रोजगार। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था हमने इंदौर में। 15,42,550 करोड़ के नए निवेश आने वाले हैं अलग अलग सेक्टर में। आईटी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल का क्षेत्र हो, ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो, एमएसएमई का क्षेत्र हो, और उनमें कुल मिला के 29 लाख रोजों को रोजगार मिलेगा, 29 लाख बच्चों को। तो निवेश के माध्यम से रोजगार हमारा दूसरा प्रयास। और तीसरा प्रयास, आपने चाय सुट्टा बार अभी देखा, आपको बता रहे थे अनुभव। देखो मेरे बेटा बेटी, बहुत गंभीरता से मैं कहना चाहता हूं, तुम चाहो तो अपनी योग्यता के बल पर अपना भी उद्योग,
या काम धंधा खड़ा कर सकते हो। आप कहोगे मामा पैसे कहां से आएंगे, पैसे तो चाहिए। तो सुनो मेरे बेटा बेटियों, जिनकी पढ़ाई पूरी हो गई हो, मैं उनके लिए कह रहा हूं कि योजना अपन ने बनाई है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, और उस योजना के अंतर्गत 1 लाख से लेके 50,000 रुपए तक का लोन बैंक देगा, और बैंक को लोन वापस करने की गारंटी मम्मी पापा नहीं लेंगे। कौन लेगा? हम कोलेटरल गारंटी हम देंगे, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार देगी, और इंटरेस्ट सब्सिडी भी देगी, ताकि तुम्हें अगर तुम्हारे व्यवसाय के लिए पैसा चाहिए, छोटी मोटी इंडस्ट्री के लिए पैसा चाहिए, तो उस पैसे की व्यवस्था हो जाए। ये हमारा दूसरा प्रयास, तीसरा प्रयास है। और अभी आज मैं बताना चाहता हूं, हर महीने एक दिन रोजगार दिवस होता है, और उसमें लगभग 2.5 लाख बच्चों को रोजगार के लिए बैंक का लोन स्वीकृत होता है, ताकि अगर तुम चाहो कि तुम्हारा काम धंधा खड़ा कर सको तो तुम्हें निराशा ना हो। लेकिन एक बात और, आज की युवा नीति में एक महत्वपूर्ण बात, मेरे बेटा बेटियों, मैं बहुत गंभीरता के साथ तुमसे कहना चाहता हूं। कई बच्चे बेरोजगार हैं, और बेरोजगार होने के कारण परेशानी का सामना करते हैं। अब बेरोजगारी का हल तो निकालना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं बेरोजगारी भत्ता दे दो, राजनीतिक दलों के लोग, लेकिन वो लोग ईमानदारी से ये बात नहीं करते। उनके लिए ये नारा केवल चुनावी नारा होता है, कह दो बेरोजगारी भत्ता, और बाद में इतने नियम प्रक्रिया मैंने कुछ राज्यों की देखी पल से, बेरोजगारी भत्ते की, कहते हैं बेरोजगारी भत्ता, लेकिन शर्त लगा देते हैं 2 लाख रुपए से कम आय होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमका होना चाहिए, तो वो कोई को मिलता ही नहीं है। एक बात मेरे बेटा बेटियों सुन लेना, मैं बेरोजगारी भत्ते का विरोधी हूं। बताओ, फ्री में पैसा कोई चाहता है क्या? ईमानदार से बताना चाहता है क्या? ये बेरोजगारी भत्ता बेईमानी है कुछ राजनीतिक दलों की, बेरोजगारी भत्ता नहीं। मैं दूसरी बात तुमसे आज कह रहा हूं, देखो चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है, पंख, ताकि आसमान में लंबी उड़ान भर सके। अब हमने तय किया है आज की युवा नीति में, जिसको मैं अब आपके सामने अनाउंस कर रहा हूं, मध्य प्रदेश सरकार जितने बेरोजगार मेरे बेटा बेटी हैं, 12वीं के बाद जिनकी पढ़ाई छूट गई है या जिनने पढ़ाई छोड़ दी है, और केवल 12वीं नहीं, 12वीं के अलावा भी जिनको लगता है कि हमारा ग्रेजुएशन हो गया, और ग्रेजुएशन के बाद अब हमको कहीं ना कहीं जब तक जॉब परमानेंट ना मिले तब तक कुछ तो सहारा मिल जाए, तो मेरे बच्चों आज मैं आप सबके बीच में इस योजना की घोषणा कर रहा हूं, जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना। अब इस योजना में क्या होना है, जरा ये मेरी बात ध्यान से सुन लेना मेरे बेटा बेटियों। परमानेंट जॉब के लिए हमको काम सीखना आना चाहिए। देखो कि बड़ी विसंगति है, बड़ी विसंगति कि एक तरफ तो कई कामों के लिए लोग मिलते नहीं हैं योग, और दूसरी तरफ कई बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। अब इसका रास्ता हमने निकाला है मेरे बेटा बेटियों, जिनकी पढ़ाई पूरी हो गई और वो तत्काल चाहता है कि कुछ तो पैसा उसके पास आए, तो उसके लिए हमने ये तय किया है कि अलग अलग सेक्टर में, उद्योग में, चाहे वो छोटे उद्योग हो चाहे वो बड़े उद्योग हो, एमएसएमई हो या बड़ी कंपनी हो, जैसे अभी कुछ बच्चों को आपने देखा कंपनियों ने रोजगार दिया, तो उद्योग में, उद्योग के साथ साथ सर्विस सेक्टर में, उद्योग, सर्विस सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ट्रेड, मतलब जो खरीदने बेचने का काम होता है, इंडस्ट्री 4.0, ऐसे सभी सेक्टर्स में, तकनीकी जैसे सेक्टर्स में हम युवाओं को ट्रेनिंग दिलवाने का काम करेंगे, और ट्रेनिंग के दौरान
उनको 8,000 रुपया महीना दिया जाएगा। 8,000 रुपया महीना। अब इस बात को और ढंग से समझना, इसके क्षेत्र होंगे कम से कम 8,000 रुपया दिया जाएगा। इसके क्षेत्र होंगे इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट और मार्केटिंग का क्षेत्र, गिग इकोनॉमी, ब्लू कॉलर जॉब्स, सेवा क्षेत्र जैसे होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म और ट्रेवल, अस्पताल, रेलवे, आईटी के क्षेत्र में आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य वित्तीय सेवाएं, मीडिया और कला के क्षेत्र में, कानून और विधि निर्माण के क्षेत्र में। अब ये मेरी बात को और ध्यान से समझना कि आपको पढ़ाई पूरी हो गई, वो कहते हैं बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारी भत्ते से काम नहीं चलता। हम आपको एक पोर्टल बनाएंगे, पोर्टल पे बच्चों को रजिस्टर करेंगे और ऐसे काम में वो जाएंगे सीखने जिसकी इंडस्ट्री को भी जरूरत होगी। तो इंडस्ट्री में या अन्य संस्थान में जब वो काम सीखने जाएंगे तो काम सीखने के दौरान उनको कम से कम 8,000 रुपया तो हम देंगे इस योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से, और कंपनी उनको अलग से पैसा देगी। तो उनके पास इतना पैसा होगा कि जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता तब तक उनका काम चल जाएगा। ये बेरोजगारी भत्ता नहीं है। 8,000 रुपया मिलेंगे, कंपनी के संस्थान के तरफ से भी मिलेंगे, लेकिन काम सीखने के मिलेंगे। और हमारी कोशिश ये होगी कि 1 साल काम सीखने के बाद उसको वहीं या और कहीं परमानेंट जॉब मिल जाए।